अगर आप आज रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दें जहां पर 42 रुपए की बढ़त के साथ तो 3000 का लेवल पार हो गया, अगर ये आज नहीं होता तो आज निफ्टी की हालत भी थोड़ी ख़राब होती। निफ्टी फिलहाल रिलायंस के दम पर आज सिर्फ 10 पॉइंट की मामूली सी गिरावट देख रहा है। दूसरा, आज आईटी का भी सपोर्ट निफ्टी के हक में आया। एसेंचर्स के नंबर गाइडेंस आने के बाद आज आईटी कंपनीज में तेज़ी है। ऑल दो उसकी तेज़ी 50% रह गई है, लेकिन फिर भी आईटी और रिलायंस ने आज निफ्टी को जाने नहीं दिया। तो ये दोनों चीज़ें आप खड़ी हुई दिख रही हैं, इसलिए आप निफ्टी का इंट्राडे चार्ट दिखाइए 1 मिनट के लिए। बाजार ने जब जब गोता लगाया वापस ऊपर आया। निफ्टी आईटी का इंडेक्स 1.6 था, 1 गया, खाली 6 रह गया। निफ्टी 50 के अंदर जब जब गोता लगा बाजार ने ऊपर आया। हालांकि अभी इंट्राडे लो पर हैं, लेकिन इससे पहले भी हमने इससे तेज़ गिरावट देखी हुई है। दिखाइए जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर, और साथ ही दिखाइएगा जिस सेगमेंट का ये पार्टिसिपेंट है, यानी कि ऑयल एंड गैस सेगमेंट को भी आप उसका निफ्टी का इंडेक्स दिखा सकते हैं ऑयल एंड गैस के नाम से। और रिलायंस इंडस्ट्रीज दिखाइए, कंजूसी क्यों करने। ये देखिए 35 रुपये की बढ़त के साथ आज 3000 का लेवल पार हुआ। शुक्रवार इसके लिए बड़ा फेवरेबल डे रहता है। अमूमन आप देख रहे होंगे शुक्रवार को इसके नंबर्स आते हैं। शुक्रवार को रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये मेरा बैक टेस्टेड किया हुआ फॉर्मूला है, शुक्रवार को टिपिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर मूवमेंट थोड़े वाइल्ड होते हैं। वो या तो चैलेंज बैलेंस करने के लिए काम आता है, या तो इनबैलेंस करने के लिए उस दिन काम आता है। आप फ्राइडे के दिन, अगर आप मेरी बात सिर्फ माने ना, फ्राइडे वाले दिन रिलायंस को अलग से एक वॉच लिस्ट में डाल दिया कीजिएगा। उस दिन कुछ ना कुछ आपको बढ़िया प्लेस शेयर में मिल सकता है। रेयर होता है, कम होता है जब फ्राइडे वाले दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज में मूवमेंट स्ट्रांग ना हो। कहने की बात, आप कहेंगे 1% से आप मूवमेंट को स्ट्रांग कह रहे हैं। हाँ, मैं 1% से मूवमेंट को इसलिए स्ट्रांग कह रहा हूँ क्योंकि इसी 35 रुपये ने इसको 3000 के लेवल के ऊपर ला के खड़ा कर दिया। बार बार इसी लेवल से टकरा के टूट जाता था, लेकिन आज इसी ने इसको ऊपर ला के खड़ा किया। अब आज जरा ऑयल एंड गैस का सेगमेंट दिखाओ, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और अपस्ट्रीम कंपनीज दोनों का योगदान है। और ये रेयर होता है कि दोनों का योगदान आपको एक साथ मिले, यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी चले और साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज भी चले। बीपीसीएल डेज हाई, आईओसी एचपीसीएल भी दिखाओ, हाँ डेज हाई, रिलायंस भी डेज हाई। तो ऑयल एंड गैस का सेगमेंट कैसे पीछे छूट सकता है। आज सबसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से चलने वाला जो सेगमेंट बना, ये ऑयल एंड गैस का ही बना। और इस समय अगर आप सेगमेंट देखें, गैस मत दिखाओ, खाली गेल मत दिखाओ, ये टिपिकली गैस की कंपनी। ओएनजीसी दिखाओ, वो अपस्ट्रीम के अंदर आता है। बस आप सेक्टर दिखाओ, निफ्टी का एनर्जी वाला सेक्टर, ऑयल एंड गैस या फिर एनर्जी वाला सेक्टर, तो आप देखेंगे उसके अंदर भी आपको अच्छी पड़ताल, अच्छी तेज़ी आपको दिखेगी मार्केट के अंदर। आज डाइवर्जेंस का खेल भी मार्केट के अंदर साफ साफ रहा। आज एचडीएफसी बैंक 25 रुपये नीचे है। इस पूरे हफ्ते में कभी भी इंट्राडे 25 रुपये एचडीएफसी ने नहीं तोड़े, लेकिन आज तोड़ा। जब आज तोड़ा तो इसने बैंक निफ्टी को वीक किया। इसका एक छोटा भाई भी है, जरा आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी क्या, आईसीआईसीआई बैंक भी दिखाना, एक्सिस भी दिखाना, कोटक भी दिखाना, इंडसन भी दिखाना। इंडसन को अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, किसी वजह से उसका स्ट्रक्चर दूसरे तरीके से चल रहा है, नहीं तो ज़्यादातर शेयर आपके लोस टेस्ट कर रहे हैं। इसलिए डाइवर्जन 500 पॉइंट वर्सेस 5 पॉइंट का हो गया, जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। निफ्टी 5 पॉइंट और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट। और ये अगर मैं ऊपर से जोड़ दूं कि ऊपर से कितना टूटा है, तो ये करीब 550 पॉइंट आएगा। ठीक, खैर एनी हाउ, इस सब पे चर्चा करेंगे। मेहमानों का पूरा जिसे कहते हैं ना कि पैनल हमारा तैयार हो गया है। अमोल अठावले, अशोक कृष्णन, राजेश पालविया मेरे को स्क्रीन पर दिखने लग गए हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सितंबर सीरीज़ की जब हमको क्लोजिंग मिली तो 2 आंकड़े आपके सामने और रख देता हूं। राजेश सर तो बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं डेरिवेटिव्स को, इसलिए जो बात मैं बोल रहा हूं वो अच्छे से वो भी समझ रहे होंगे। 6,41,000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ निफ्टी के अंदर हम अक्टूबर सीरीज़ के अंदर आए। ये कुछ वैसा ही है कि रोड रोलर मैंने आपको दे दिया, लेकिन उसके अंदर से डीजल निकाल दिया और बोला कि चलाओ, तो आपको धक्का लगाना पड़ेगा और एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो बाज़ार को इस समय चलाने में जो एनर्जी लगेगी वो बहुत ज़्यादा लगेगी। वो एनर्जी आसानी से नहीं है, उसकी ज़्यादा कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी कि ज़्यादा रिस्क है मार्केट के अंदर। तो इसलिए ये चीज़ आपको नोटिस करनी पड़ेगी। दूसरा, बैंक निफ्टी के पास अभी भी स्टीम काफ़ी है। जितनी हैवी सीरीज निफ्टी की होके आई है ट्रांसफ़र, 79% का रोल ओवर ऑन एन एवरेज 3 महीने का भी यही बनता है, 81-82%, और 6.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट आए। तो निफ्टी को तो आज
हल्का हल्का आना ही था नीचे। आप ये सोच के देखो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 3000 पार कर लिया, आईटी की सपोर्ट मिल गई, उसके बावजूद भी निफ्टी को हरे निशान में टिकने में मेहनत करनी पड़ रही है। ये दोनों सेगमेंट सिर्फ खींच लूँ ना तो निफ्टी कम से कम 100 पॉइंट नीचे होता। खैर एनी हाउ, बैंक निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट ट्रांसफर होकर आया अक्टूबर सीरीज के अंदर, वो सिर्फ 1.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट का है। राजेश सर अच्छी चीज सारी ये बातें समझ रहे होंगे। जितना निफ्टी हैवी है उतना ही बैंक निफ्टी लाइट होकर अक्टूबर के अंदर आया। तो जो एक्सपेरिमेंट करे जाए वो लाइट सीरीज के साथ की जाए। कम से कम निफ्टी को चलने के लिए 1 लाख ओपन इंटरेस्ट में से कॉन्ट्रैक्ट निकाल के अलग छोड़ने पड़ेंगे, इसको सेटल करवाना पड़ेगा। पुट कॉल रेशियो भी यही बात बता रही थी कि 1.37 का निफ्टी का पुट कॉल रेशियो इसको चलने नहीं देगा। 80% एफआईज की लॉन्ग पोजीशन हो गई। मैं सारा डाटा फैक्चुअल रखता हूं, मेरे में से कोई अपनी बात नहीं है, सारा डाटा आप भी अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं। एक और चीज, इंडिया विक्स 12 के भी नीचे पहुंच गया। आप कैसे उम्मीद करोगे कि आपकी चीजें आपके लिए फेवरेबल होती जाएंगी, या ऐसे ही बाजार चलेगा जैसे चल रहा है। इसलिए छोटे छोटे चेक एंड बैलेंसेस मार्केट के अंदर जरूर आएंगे। राजेश सर, मैंने सारे जो फैक्चुअल डाटा थे मोटा मोटी मैं जितने रख सकता था उतने रख दिए। एक और चीज़ मेरे को दिख रही है कि टिपिकली कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एग्रेसिवली होगी आने वाले दिनों में। ये हम विक्स को एंजॉय तो कर रहे हैं, देखो जी 12 का विक्स आ गया, हमारा ऑल टाइम हाई हो गया, लेकिन यही विक्स आपके गले की फंदा बनने जाएगा जब ये बाजार को इतना डल कर देगा कि आपसे एक सीधी नेकेड कॉल खरीदी नहीं जाएगी, नेकेड पुट से पैसा बनेगा नहीं। आपको राइटर्स को मार्केट में आके वो खूब पैसा बनाएंगे। अगले 5 दिन में आप ये बात देख लीजिएगा। ये सिर्फ डाटा ओरिएंटेड चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। राजेश सर, जरा आपका व्यू पॉइंट चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी पर, फिर हम आगे बढ़ेंगे स्टॉक्स के साथ। गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। तो देखिए, आपने रोल ओवर डेटा को तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, और जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी की जो रोल ओवर डेटा बने वो काफी हैवी है, और बैंक निफ्टी जरूर लाइट होते हुए दिखा है, क्योंकि इतना बड़ा रनअप हमने देखा बैंक निफ्टी में जो आया पिछले कुछ दिनों में, ऑलमोस्ट 5.5-6% के आसपास के रनअप थे। तो वहां जरूर थोड़ा सा लोगों ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी और अपना पोजीशन को वहां पे लाइट किया है। तो हमें लगता है, लेकिन अभी भी जो सेटअप स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसके हिसाब से तो यहाँ पे कॉशियस रह सकते हैं, लेकिन कोई भी शॉर्ट के एज सच कोई साइन नहीं है। डेटा अभी भी बुलिश ही बिहेवियर को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी कंफर्टेबली 26,100 के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हालांकि थोड़ा हायर साइड से आज प्रॉफिट टेकिंग बनी है, तो जनरली इतनी हेवी सीरीज होती है या इतना हेवी रोल ओवर डेटा होता है तो थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करता है, और देन उसके बाद फाइनल फिर एक उसको मूव लेना है वो उसके बाद देखने को मिलता है। तो हो सकता है 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट करते हुए दिखे। रेंज जो बनते हुए दिख रही है अभी अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन की, वो 26,100 से लेके 26,350 की रेंज हमें लगता है रहेगी कुछ समय के लिए। और जैसे 350 का लेवल क्रॉस होगा तो ये फिर एक अच्छा अप मूव फर्दर दिखाते हुए दिख सकता है, एंड देन हो सकता है हम 26,500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखे। सेक्टर वाइज देखें तो हमें लगता है कि जिस तरीके से रोल ओवर डेटा बने हुए हैं, अभी भी कोर सेक्टर जो कि जिसमें कि मेजर लार्ज कैप स्टॉक्स बिलोंग करते हैं, वहां पे स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। कुछ अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स ने भी देखें तो यहाँ पे रोल ओवर डेटा में एक पॉजिटिव साइन बनते हुए दिख रहे हैं। तो हमें लगता है थोड़ा शॉर्ट कवरिंग का मूव अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स में भी आते हुए दिखेगा, और वहां से इंडेक्स को एक सपोर्ट आते हुए दिखेगा, जिसका कि हमने आज देखा कि ऑयल एंड गैस सेक्टर एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा था आज के सेशन में, और दिखा रहा है, और आईटी सेक्टर में भी एक इनिशियल अपमूव बनते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि यहाँ पे इस तरीके का बिहेवियर क्लियरली ये साइन है कि यहाँ पे जहाँ पे सेफ्टी ऑफ मार्जिन है, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, वहां पे थोड़ा बायर्स का रुझान बढ़ते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर भी अभी भी बुलिश है। जब तक हम 23,500 के ऊपर बने हुए, हमें लगता है कि बैंक निफ्टी भी कंफर्टेबली अपना बुलिश ट्रेजेक्टरी को होल्ड आउट रखेगा, एंड देन 54,300 54,400 के लेवल को क्रॉस करने के बाद यहाँ पे भी एक शॉर्ट कवरिंग या एक फ्रेश अप मूव जिसको हम बोल सकते हैं बनते हुए दिख सकते हैं टुवर्ड्स 55,000 की तरफ। दोनों इंडेक्स में व्यू अभी भी बुलिश है, एज सच कोई साइन नहीं है यहाँ पे कि कोई शॉर्ट के सिग्नल या कोई वीकनेस के सिग्नल देखने को मिले। ठीक है, तो आपने बात अपनी अच्छे से रख दी सर, सारे लेवल्स भी बताए और कन्विक्शन भी क्लियर कर दिया, और ये बात हमने डाटा के जरिए आपके सामने भी रखी। बाजार में फटीक होना और ठहराव होने में फ़र्क है। फटीक का मतलब कि आप थक गए हैं, अब आपको वापस नीचे जाना है।
वो थकावट बाज़ार के अंदर नहीं है। बाज़ार चलते चलते सिर्फ बैठा है अभी, ये फिर चल सकता है। ये कितनी देर बैठेगा, ये कंसोलिडेशन का मामला है। ये कंसोलिडेशन लेवल्स में आपको ऑलरेडी सर ने बता दिया कि 26,350 तक का फ्रीक्वेंसी होती है। ये फ्रीक्वेंसी कैसे पता लगती है? ये पुराने डाटा की हेल्प से पता लगती है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई पे और रेजिस्टेंस तो कुछ है नहीं, तो ऑल टाइम हाई को चेक करके उसकी फ्रीक्वेंसी से और बहुत सारे टूल से आप ये बात जज कर लेते हो। ऑप्शंस का चेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो ये रफ आइडिया लग रहा है कि 26,350 तक तो हम बैठा बाजार मानेंगे, इसके बाद बाजार फिर से चलेगा। शॉर्ट करना नहीं है, हमने आपको करीब 90 दिन हो गए, 3 महीने हो गए होंगे ये बात कहते कहते कि शॉर्ट मत करना, शॉर्ट मत करना, बाजार फ्यूरियस बुल रन में है। अब जरा आज के ट्रेड की करते हैं शुरुआत। ओशो क्वेश्चन काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं और अमोल अठावले भी कर रहे हैं। जरा स्टिंग चलाइए, ओशो से और अमोल से लेते हैं ट्रेड। ओशो सर नमस्ते। पहले थोड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि हम थोड़ा डिस्कस कर रहे थे, डाटा सामने रख रहे थे, इसलिए आते आते आप तक थोड़ा मैं लेट हो गया। जरा बताइए सर आपके ट्रेड प्लीज़। वेरी गुड आफ्टरनून डिम्पी जी। देखिए, ये सारे डेटा काफी इंपॉर्टेंट हैं, लोगों को पता होना चाहिए कि ये सारे डेटा को हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, रीड करते हैं, तो वो आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ना ही व्यूअर्स बल्कि हमारे लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद रहता है ये चीज सुनने में। तो अब हम आते हैं आज के टेक्निकल लेवल्स पे कि रिकमेंडेशंस क्या हैं। तो 2 बाई के रिकमेंडेशन ही है मेरे, बिकॉज मार्केट का ट्रेंड अभी भी बुलिश है। एंड मुझे लगता है कि ऐसे जैसे अभी आपने बताया जिस तरह से मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, बट अगेन वो अंडरटोन अभी भी बुलिश ही प्रेजेंट लग रहा है मार्केट का। तो पहला जो बाई का रिकमेंडेशन है मेरा वो है बाटा इंडिया में। बाटा इंडिया में अगर हम देखें तो पिछले कई दिनों से कंसोलिडेशन के पास चल रहा है काउंटर। 1410 1420 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेट किया है। एंड आज काफी अच्छे ट्रैक्शन, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग ट्रैक्शन देखने को मिली है। सो बाटा इंडिया में मेरा मानना है कि अगले 1 से 2 दिनों में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। सो बाटा इंडिया बाई करके चलें। 1410 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें काउंटर में। एंड हायर लेवल्स पे 1500 के टारगेट हमें 2 से 3 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। सेकेंड काउंटर जिसमें एक बुलिश अप्रोच है, सीमेंट सेक्टर में काफी अच्छा ट्रैक्शन आया हुआ है। एंड उसमें स्पेसिफिकली देखें तो अंबुजा सीमेंट अपने 200 डे एसएमए से बहुत स्ट्रांगली टर्न अराउंड हो रहा है। 2 दिन काफी अच्छी बाइंग देखने को मिली है अंबुजा सीमेंट में। सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। हायर लेवल्स पे 668 670 तक के टारगेट हम देख सकते हैं आने वाले 2 से 3 दिनों में। एंड वही शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए एडवाइस है कि 608 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके रखें। कि दोनों स्टेज में इसको काफ़ी पसंद आए सर। मैं एक्चुअली में बाटा पे थोड़ा एक पॉइंट अपना भी जरूर डालना चाहता हूँ। बाटा का ये रेंज कंसोलिडेशन का रेंज है। यहाँ पर आके पहले, जिसको हम कहते हैं अपनी भाषा में कि पहले पकेगा फिर चलेगा, अब ये पकने वाली रेंज है। ये 1500 तक भी पकेगा, लेकिन आपको इस पकने वाली रेंज में एक काम करना है, वो है हल्का सा स्टॉप लॉस और वॉल्यूम कम, इतना कर लेना बस। एक बार 1500 पार हो जाए, आप देखना ओशो वापस आएंगे शो में, बोलेंगे अब मेरा टारगेट 1650, फिर 1700 भी टारगेट देंगे, लेकिन पहले 1500 तक की ही कैलकुलेशन बिठाना और 1410 का स्टॉप लॉस रख लेना। दूसरा अंबुजा सीमेंट, ये शेयर भी मेरे को ठीक है। सीमेंट के अंदर कंसोलिडेशन के बाद वापस से बाइंग आ रही है। अल्ट्रा ने शुरू किया, अंबुजा तक आ चुकी है बाइंग। देखते हैं आगे और क्या होता है। अमोल सर नमस्ते, जरा सर आपके शेयर्स भी चाहिए। एंड गुड आफ्टरनून। मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जेएसडब्ल्यू स्टील अच्छा लग रहा है। फिलहाल अभी इंट्राडे में थोड़ा सा करेक्ट हुआ है, बट मैं थोड़ा अगर ब्रॉडर टेक्सचर देखता हूँ डेली और वीकली चार्ट्स पे, तो सेटअप अभी भी प्रॉमिसिंग साइड पे, और मेटल एज ए इंडेक्स भी काफी आउट परफॉर्म कर रहा है। तो मैं एक जेएसडब्ल्यू स्टील के साथ जाना चाहूंगा। 1000 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 1050 और 1075 के, और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 972 का। और दूसरा मैं एक जीएसपीएल के साथ जाना चाहूंगा। 420 के आसपास पिक किया था, अभी थोड़ा सा ऊपर है स्टॉक। 450 के टारगेट्स निकल के आ रहे हैं और 409 उसका स्टॉप लॉस रहेगा। एक बड़े रैली के बाद एक बड़ा करेक्शन, 2 वीक का करेक्शन स्टॉक ने कंप्लीट किया है और अभी एक रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। इंपॉर्टेंट रिट्रेसमेंट लेवल से स्टॉक टर्न अराउंड हुआ है। मुझे लगता है ये सेटअप काफी प्रॉमिसिंग है। अगर 409 मेंटेन करता है तो ये जो रिवर्सल का जो सेटअप है वो आई थिंक आने वाले दिनों में कंटिन्यू रह सकता है। ओके ठीक है, डन। तो जीएसडब्ल्यू स्टील और जीएसपीएल। सर आपने वैसे बड़े भाई और छोटे भाई की कंपनी चुनी है, दोनों हैं ही स्टील की कंपनी, इसमें से ज़्यादा कन्विक्शन किस में है आपका?
देखो दोनों ही माफ स्टॉक कीजिए, जीएसपीएल के अंदर है, मैंने जीएसपीएल जीएसपीएल सुन में लिया। मोमेंटम ओके। काफी अच्छा है, तो मोमेंटम के साथ रखो। ओके ठीक है, डन। तो मोमेंटम के साथ जाओगे 1050 के अंदर, और ये टारगेट आपके लिए बनता है 972। सारे लेवल्स आप अच्छे से नोट कीजिएगा, और कहीं भी कोई मिस हो तो आप वापस से हम प्लेट चलाते रहेंगे ड्यूरिंग द शो, आप नोटिस कर लीजिएगा। मैं फिर से बोलता हूँ, थोड़ा कम ट्रेड कीजिए, लेकिन जो ट्रेड कीजिए पक्का कीजिए। राजेश सर, आपकी कॉल्स पेंडिंग है, आप भी बताइए प्लीज़। तो डिम्पी जी, तीनों ही लार्ज कैप स्टॉक्स पे फोकस है। पहला स्टॉक फार्मा सेक्टर से हमें डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे पसंद आ रहा है। जिस तरीके से ग्रेजुअली स्टॉक में एक करेक्शन के बाद रिकवरी यहाँ पे बनते हुए दिखी, ऑलमोस्ट स्टॉक अपने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास से सपोर्ट बना के स्टॉक ने एक पुल बैक बनाया है। अब इस रिकवरी में स्टॉक कंफर्टेबली 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से सस्टेन होते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से पूरे सेक्टर में एक अच्छी टेलविंड यहाँ पे काम करते हुए दिख रही, पूरे फार्मा स्टॉक से एक अच्छे मोमेंटम में, तो हमें लगता है रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से डॉक्टर रेड्डी यहाँ पे एक फेवरेबल पोजीशन पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक को वापस 7000 की तरफ बढ़ने का। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 6880 के टारगेट हम यहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर रेड्डी में। एंड स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 6720 के आसपास का। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है रिलायंस इंडस्ट्री। स्टॉक को अगर हम टेक्निकली एनालाइज करें तो स्टॉक में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट डेली चार्ट पे होते हुए दिखा है। स्टॉक में जिस तरीके का मूव बना है आज के सेशन में, हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिखेगा। 3000 के ऊपर कंफर्टेबली सस्टेन कर रहा है स्टॉक। और इस प्रोसेस में स्टॉक 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस सस्टेन होते हुए दिख रहा है। हमें लगता है रिलायंस का ये मोमेंटम एक्सटेंड होगा, एंड देन इसके टारगेट बन सकते हैं करीब 3090 की तरफ। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2998 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है कोल इंडिया। अगेन ये स्टॉक भी एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन स्टॉक ने लोअर साइड पे एक अच्छा बेस बनाया 480 के आसपास, और वहां से जिस तरीके के फॉर्मेशन बने और स्टॉक में जो रिकवरी बनी है लोअर साइड पे लास्ट 2 दिन के वीकली कंसोलिडेशन के बाद, तो हमें लगता है यहाँ पे एक अच्छा अप मूव आते हुए दिख सकता है। स्टॉक अब 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी सस्टेन हो रहा है। कोल इंडिया के टारगेट हम प्रोजेक्ट करें 525 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे 506 के आसपास। ठीक है, हमेशा कहते रहे राजेश सर ने 3 शेयर्स दिए, एक तो डॉक्टर रेड्डीज। अच्छा, इनके शेयर का सिलेक्शन देखो आप, आपको हर चीज़ दिख जाएगी इसमें। रिलायंस इंडस्ट्रीज आज का सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग शेयर्स है क्लोजिंग का, इन्होंने उठा के दे दिया आपको। डॉक्टर रेड्डीज डिफेंसिव कम एग्रेसिव शेयर है, फार्मा का प्ले भी है, एग्रेशन भी है, और काफ़ी हद तक रिपोर्ट्स भी आई हैं फार्मास्यूटिकल्स को, सुप्ला, लूपिन, डॉक्टर रेड्डीज, ये कुछ एक दिनों की, सन फार्मा इंक्लूडिंग, तो ये कुछ अच्छे शेयर से डिफेंसिव मिलेगा। एक कोल इंडिया है, ये टिपिकली एक्सपायरी टू एक्सपायरी वाला शेयर है ना। तो अभी नई नई सीरीज़ शुरू हुई है, तो कई बार रेट अच्छे मिल जाते हैं कई शेयर्स के, और उसमें से कोल इंडिया, IEX, SRF, ऐसे बहुत सारे शेयर हैं सिस्टम में जो कि टिपिकली ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स उसको स्विंग के लिए चेक कर लेते हैं। सस्ता मिल रहा है भाई डाल दो, सीरीज़ के लास्ट में काटेंगे। तो कुछ कुछ वैसा कोल इंडिया के अंदर भी है। तो 3 मेहमान, 2 और 2 4 और 3 7 सौदे, और एक भी शॉर्ट का सौदा नहीं है। आप देखोगे ऊंचाई पर हैं हम रिकॉर्ड स्तरों पर, लेकिन फिर भी कोई भी एक्सपर्ट्स ये नहीं कह रहा कि प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाओ। उन सब का ये मानना है कि कंसोलिडेशन के बाद बाजार फिर चलेगा, और ये हमारी भी कैलकुलेशंस कह रही है। आगे बढ़ते हैं। एक सेगमेंट ने आज काफ़ी मुंह मीठा किया अपना भी और आप निवेशकों का भी, वो था शुगर सेक्टर। एक नहीं, 2 नहीं, 3 कारण थे इसके पीछे आज चलने के। बलरामपुर चीनी F&O का शेयर है, लीडर है, इसलिए सबसे ज़्यादा चला 6% प्राइस एक्शन के हिसाब से। आज 650 भी पार किया उसने। वजह क्या है बताने के लिए विश्वमोहन मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे वजह समझते हैं, फिर इन शेयर्स के टेक्निकल चार्ट जानेंगे। विश्वमोहन जी बताइए। देखिए, 4 बड़ी खबरें हैं। जिस तरह से कल फूड मिनिस्टर का बयान आया, प्रहलाद जोशी जी ने साफ किया कि MSP यानी मिनिमम सेलिंग प्राइस जो चीनी की 2019 फरवरी में तय हुई थी 31 रुपये प्रति किलो, उसको हम बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। इंडस्ट्री की लंबे समय से डिमांड थी कि इसे बढ़ाया जाए, क्योंकि उसी के भाव के आधार पर उनको लोन मिलता है, इसलिए वो इसकी डिमांड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो उसी भाव पर उन्हें बेचना मजबूरी है, वो उसके भाव के ऊपर ही वो बेचते हैं चीनी, लेकिन लोन का जो पैरामीटर होता है उसके जरिए तय होता है। दूसरी खबर है कि एथनॉल के प्राइसेस जो 2022-23 का जो एथनॉल का सप्लाई ईयर है, उस समय से अभी तक इथनॉल के दाम नहीं बढ़े हैं, तो उम्मीद की जा रही है कि उस पर भी जल्द फैसला होगा। मंत्री जी ने यह भी कहा कि हम इसको लेकर विचार कर रहे हैं। तीसरी खबर यह है कि अभी तक
जो इथेनॉल कंटिन्यू अभी जो मौजूदा इथेनॉल सप्लाई ईयर है जो अक्टूबर में ख़त्म हो जाएगा, उसमें हम 14% पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव कर चुके हैं। 20% की तरफ हमारा फोकस है, 25-26 तक का उसका टारगेट है। अब सरकार की तरफ से नीति आयोग को अप्रोच किया गया है और कहा गया है कि 25% ब्लेंडिंग की तैयारी शुरू करे, उसके रोड मैप की तैयारी करे। तो तीसरी बड़ी खबर ये है। चौथी खबर ये है कि अब इस्मा ने ये मांग की है सरकार के सामने, और उस सेमिनार में खुद प्रहलाद जोशी भी मौजूद थे। उनका कहना है कि फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियों में इन्वेस्टमेंट अगर बढ़ाना है तो आपको बेहतर दाम भी देने पड़ेंगे, उनको टैक्स इंसेंटिव भी देना पड़ेगा ताकि इस पूरे सेक्टर का रिवाइवल हो, उसका फ़ायदा शुगर सेक्टर को लो। इथेनॉल क्यों अहम है शुगर सेक्टर के हिसाब से? क्योंकि आगे चल के इथेनॉल, जितने भी इथेनॉल देश में बनेंगे उसमें 55 से 60% तक इथेनॉल सिर्फ शुगर इंडस्ट्री डिलीवर करने वाली है। क्योंकि वाटर कंजम्पशन के हिसाब से देखें तो सबसे एफिशिएंट और सबसे कम पानी लगता है अगर आप शुगर से बनाते हैं, गन्ने से अगर इथेनॉल बनाते हैं। तो ये वजह है और ये भी फायदा है। साथ ही इस्मा ने कहा है कि इस बार और अगले साल के लिए काफ़ी बम्पर क्रॉप का अनुमान लगाया जा रहा है, तो ऐसे में हमें 20 से 25 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट की भी इजाज़त दी जाए। तो तमाम ऐसी खबरें, डेवलपमेंट है जो आने वाले समय में नजर रहेंगी और एक एक करके कुछ कुछ इस पर सरकार लगातार फैसले भी लेगी और पूरे सेक्टर को इसका फायदा दिखेगा। ठीक है विश्वमोहन, आपने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। मैं आज ही इस्मा के जो एक मेंबर हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, दीपक बल्लानी उनका नाम है, 1 बजे के शो में थे, कॉर्पोरेट कनेक्शन के हमारे शो में। उन्होंने 3-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट की। राजेश सर, आपको पता है कि इस देश में शुगर कितने रुपए किलो बनती है? आपको कुछ आइडिया है उसका सर? आज मेरे को भी आज ही पता लगा एक्चुअली में। मेरे को लगा था कि हाँ रेट टू रेट बेचते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बता रहे थे शुगर की जो प्रोडक्शन है, यानी कि उसको 1 किलो चीनी बनाने में कॉस्ट आती है 41 रुपये की, 41 रुपीज़ की। और मार्केट में चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो वेस्ट हो, चाहे वो साउथ हो, कॉस्ट आती है 35 से 38 रुपये की। कहते जी शुगर जो हम बनाते हैं ना उसको तो हम घाटे में बेचते हैं 3 रुपये पर किलो के हिसाब से। ठीक, अब वो कह रहे, अच्छा फिर मैंने कहा जी आपकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट कैसे आता है, ये सब कैसे? बोले इथेनॉल से आता है। अब आप ये सोचो इथेनॉल की कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है। जो शुगर कंपनी शुगर बना के घाटे में बेचती हैं उसकी भी भरपाई इथेनॉल से करते हैं। तो उसका एथेनॉल कह रहे हैं हमारे लिए इतनी बड़ी चीज़ है और गवर्नमेंट पूरा प्रोक्योर कर रही है। अब तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी आ गया। आज ही बता रहे थे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने टेंडर छोड़े हैं, जितना बना रहे हैं हाथों हाथ ले लेते हैं। अब वो सिर्फ दाम बढ़ाने की बात बोल रहे हैं। इसलिए अब शुगर कंपनीज को शुगर कंपनीज ना बोला जाए, उनको एथेनॉल कंपनीज बोला जाए। और मैं उनसे जब कैपेक्स का पता कर रहा था तो कह रहे थे कि जी वो कैपेक्स तो अभी हमारा चल रहा है, अभी तो और भी होगा। राजेश सर जरा देख के बताइए कौन सी शुगर कंपनी आपको ज़्यादा ठीक लग रही है, जिसमें वॉल्यूम कम होना, वो आप खुद से मत बताना। बलरामपुर चीनी देख लो, F&O का शेयर है, ज़्यादा ठीक होगा। बिल्कुल। तो देखिए बलरामपुर चीनी में तो एक क्लियर अप ट्रेंड बना हुआ और स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी पे ही ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो ये तो एक लीडरशिप पोजीशन में दिख रही है इस सेक्टर में। और हमें लगता है कि जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने बलरामपुर चीनी के, यहाँ पे ये मोमेंटम 700 रुपए की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। तो बलरामपुर चीनी तो बिल्कुल यहाँ पे बाय किया जा सकता है और छोटी मोटी गिरावट में इसको ऐड भी करना चाहिए। अगर ये सेक्टर का और कंटिन्यूटी रहती है तो हमें लगता है बलरामपुर चीनी एक बेनिफिशियरी स्टॉक रहेगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है प्राज इंडस्ट्री का, जो कि शुगर का प्रॉक्सी प्ले। तो यहाँ पे भी फोकस किया जा सकता है। ये स्टॉक में भी एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट प्राज इंडस्ट्री में आते हुए दिखा है। और जिस तरीके के प्राज इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर है, ये भी ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि 900 950 तक की अपसाइड पोजिशनली आते हुए दिख सकती है। तो प्राज इंडस्ट्री भी फोकस में रखा जा सकता है, एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। और हमें लगता है कि डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस रखना होगा वो करीब होगा 765 रुपए के आसपास। प्राज इंडस्ट्रीज भी आप देखोगे ना डेज हाई टेस्ट कर रहा है, बलरामपुर चीनी पे है। हालांकि ये कंपनीज बहुत चली हुई हैं, इसलिए जिनके पास है उनकी कैलकुलेशंस अलग हैं, जिनके पास नहीं है उनकी कैलकुलेशंस ऑल टुगेदर अलग है। आप मत पूछना अपने रिश्तेदारों से कि आपने बलरामपुर चीनी ले रखा है, आपने इतने पैसे बनाए तो मैं भी बनाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कम समय में पहले और सही रेट पे शेयर पकड़ा हुआ है। मत करना उनके साथ आप कंपैरिजन, अपने कंपैरिजन सिर्फ अपने आप से करो। और बलरामपुर चीनी और प्राज इंडस्ट्रीज अभी भी 2 शेयर ऐसे हैं जहां शुगर का प्ले है, जहां शुगर से पैसे बनाए जा सकते हैं। इसलिए बिना कंपैरिजन करे आज के लेवल, आज की चीज़ों को कैलकुलेट करके इन दोनों शेयरों पे अपने वित्तीय सलाहकारों से भी राय ले लेना। बोलना राजेश जी ने बोला है,
इटिना स्वदेश पे, कि इन दोनों शेयर्स के अंदर अच्छा बढ़िया प्ले आपको मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर हम कुछ और चर्चा करेंगे। एक मेटल्स में जो तेज़ी आ रही है उसके कुछ ग्राफिक्स हमारे पास हैं, और हमारी जो रिसर्चर है आशीषा उसको ट्रैक करती है, तो कुछ जानकारी वो भी आपके सामने रखेंगे। बस उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर हम देख रहे हैं कि बाजार एक रेंज में ही है और निफ्टी में उतार चढ़ाव हो रहा है। 110 अंकों के आसपास की रेंज है। फिलहाल आपको 50 अंक नीचे दिखेगा, लेकिन स्टॉक्स में चर्निंग भरपूर हो रही है। और आज अगर इंडेक्स सिर्फ 50 अंक नीचे, उसके पीछे की बड़ी वजह ये है कि एनर्जी से सपोर्ट अच्छा है, फार्मा से सपोर्ट अच्छा है, और हम देख रहे हैं कि मेटल शेयर भी चुनिंदा बाजार को सहारा देने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक आपके लिए ऑप्शंस का बेहतरीन ट्रेड खोजते हैं और लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन को। सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए, ऑप्शंस में मौके कहां पर हैं? स्टॉक्स में ही होंगे मेरे हिसाब से तो। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू जी। बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक लॉन्ग साइड फोकस करके चल रहे हैं हम, और जिस हिसाब से निफ्टी ऑटो इंडेक्स हमें पसंद आ रहा है उस पे से टीवीएस मोटर ने आज नए रिकॉर्ड हाई लगाए हैं। टीवीएस मोटर में हमें यहाँ से स्ट्रेंथ नजर आ रही है, तो इसीलिए यहाँ पे 2940 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं हम। यहाँ पे टीवीएस मोटर के अंडरलाइन को 3000 के पास जाता हुआ देख रहे हैं अक्टूबर सीरीज में, तो एक मोमेंटम प्ले करने के हिसाब से टीवीएस मोटर के 2940 के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करके चल सकते हैं। 83 का स्टॉप लॉस होगा, 115 पहला टारगेट एंड 140 दूसरा टारगेट होगा। इसका लॉस साइज के हिसाब से अगर हम रिस्क या रिवॉर्ड देखें तो इसके अंदर रिस्क 5950 अप्रोक्सीमेटली 6000 रिस्क है, एंड रिवॉर्ड 14000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। यहाँ पे टीवीएस मोटर के कॉल ऑप्शन को लॉन्ग करने की सलाह होगी। ठीक है, टीवीएस मोटर में 2940 वाली कॉल खरीदनी है आपको, और ये आपको मिलेगी 98 से 100 रुपए के बीच में। फिलहाल अगर आप कैश में देखेंगे 2% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। लक्ष्य 115 रुपए, दूसरा टारगेट 140 रुपए, और स्टॉप लॉस आपको लगाना है 83 रुपए का। अधिकतम मुनाफा 14,000 और अधिकतम नुकसान 5,950। रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें, ये बेहतर है, 1:2 से भी बेहतर फिलहाल दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका ये बेहतरीन ऑप्शंस की रणनीति हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। एक और शेयर पर हम आज चर्चा करेंगे और वो है एक्साइड का। एक्साइटमेंट काफ़ी अच्छी बिल्ड हो रही है और हमने ऊपरी स्तरों से इसको करेक्ट होते हुए देखा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुधार की प्रक्रिया में है ये। राजेश जी, एक्साइड की ये तेज़ी आपको लगता है कि टिक पाएगी, और क्या इसमें तेज़ी का सौदा लेना है? तो देखिए, स्टॉक में एक करेक्शन हमने पिछले 2 महीनों में देखा। स्टॉक में लोअर साइड पे एक बेस बना, जो कि ऑलमोस्ट इसके 460-470 की ट्रेजेक्टरी में एक बेस बना के स्टॉक में रिकवरी के साइन जरूर आते हुए दिख रहे हैं। हमें लगता है कि स्टॉक में अगर ये स्टॉक 505 रुपए के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब होता है, तो यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग का मूव आते हुए दिख सकता है, एंड देन स्टॉक हो सकता है 530-540 की तरफ भी आते हुए दिखे। तो हमें लगता है कि करेक्शन के बाद स्टॉक एक अट्रैक्टिव जगह पे अवेलेबल है, और हमें लगता है कि यहाँ से बाई किया जा सकता है। छोटा ही स्टॉप लॉस रखे, 490 के आसपास के स्टॉप लॉस रखे, और अपसाइड के टारगेट 510-515 तक प्रोजेक्ट किए जा सकते हैं। और 515 तक के टारगेट आपको एक्साइड में मिल सकते हैं। एक और शेयर वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, जो मैकडोनल्ड्स के स्टोर चलाती है कंपनी, इस पर रिपोर्ट्स अच्छी आई थी आज ब्रोकरेजेस की तरफ से, और ये शेयर भी आज आपको बजिंग दिखेगा। 4 से 5% की तेजी है, लेकिन उसको टिका के रखा है शेयर ने, इस मजबूती को 5.5% के आसपास की। अमोल, आप बताइए, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड, इसके लिए जो टारगेट्स आए हैं ब्रोकरेजेस की तरफ से वो 1000 के ऊपर के हैं। फिलहाल क्या इसके चार्ट्स आपको लग रहे हैं कि ये तेजी टिकाऊ होगी यहाँ से? यस, अगर हम शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो जो सेटअप बना हुआ है चार्ट का वो अभी भी बुलिश साइड पे ही है, और आज का जो मोमेंटम है वो एक कहीं ना कहीं स्टॉक रेंज को बाहर निकल के चला गया है। 910 का एक रेंज था जहां पे स्टॉक अटक रहा था लास्ट 2 दिन से, उसको सक्सेसफुली क्लियर किया। क्लोजिंग भी आई थिंक उसके ऊपर ही आ जाएगा। अगर हम थोड़ा सा वीकली सेटअप देखते हैं तो भी स्टॉक 6% तक चला है और एक बड़े रेंज को उसने ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ये सेटअप पॉजिटिव है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है, कंसोलिडेट हो सकता है, बट लार्जली टेक्सचर बुलिश है। आई थिंक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए 880 एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है, आई थिंक ये जो ब्रेकआउट टेक्सचर है वो कंटिन्यू रह सकता है।
ठीक है, 880 के ऊपर ये पॉजिटिव लग रहा है शेयर। राजेश जी, कोलगेट पामोलिव आज इसने अपना 52 वीक का नया हाई बनाया है 3,840 रुपए का। इनफैक्ट रिकॉर्ड हाई भी इसका होगा ये, और शुरुआत इसकी शांत हुई थी, लेकिन उसके बाद स्टॉक में मोमेंटम बढ़ा है। लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से अचानक से एक फॉल भी हम देख रहे हैं 3,760 के आसपास, यानी कि 80 रुपए ऊपर से नीचे आ गया शेयर। ये क्या करना है कोलगेट पामोलिव में? तो देखिए, ये अपने सेक्टर का एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है और स्टॉक में एक सस्टेन अप ट्रेंड बना हुआ है। काफी लंबे समय से हम देख रहे हैं स्टॉक में छोटी मोटी डिप में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। ओवरऑल स्ट्रक्चर तो बुलिश है जरूर। आज के इंट्राडे गेन को थोड़ा यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, लेकिन हमें लगता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ तो बनी हुई है। अगर कोई यहाँ पे गिरावट भी आती है टुवर्ड्स 3700 3680 के आसपास, तो वो वापस से एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने की। डाउन साइड में हम सजेस्ट करेंगे कि अगर ये गिरावट में बाय करते हैं तो 3660 के स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। अपसाइड में हमें लगता है कि ये जिस तरीके के स्ट्रक्चर है, ग्रेजुअली ये स्टॉक धीरे धीरे 4000 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो हमें लगता है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस रहेगा। डिप्स को यूज करें, थोड़ा वेट कर ले, थोड़ा कूल ऑफ एक्शन आने दे डिप्स को, इसमें वापस बाइंग अपॉर्चुनिटी जैसा यूज करना चाहिए। गिरावट पर आपको खरीदारी की सलाह है। 80 रुपए की गिरावट तो दिखा चुका है ये। राजेश जी, पिछले कुछ दिनों में एक और ट्रेंड थोड़ा सा मजबूत हुआ, वो है कैपिटल गुड्स वाले शेयरों का, क्योंकि हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाइंग शुरू हो गई है, चाहे वो सरकारी कंपनीज हो या फिर जो प्राइवेट कंपनीज हो, एबीबी हो, कमिंस हो, इसके अलावा सीमेंस, बीएचईएल, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। बीएचईएल में अच्छा मूव आ रहा है। इनमें से अगर एक दो शेयर अगर किसी को जोड़ना हो, अगर बिल्कुल ट्रेड के लिहाज से थोड़ा सा लंबा रखे, हफ्ते भर या 10 दिन, आपको कौन सा शेयर ठीक लग रहा है? सही सेक्टर को यहाँ पे पॉइंट आउट किया है और हमारी भी नज़र में है। रोल ओवर डेटा के हिसाब से हमें ये सेक्टर एक प्रॉमिसिंग सेक्टर लग रहा है और हमें लगता है कि यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का मूव इन स्टॉक्स में आते हुए दिख सकता है। अगर इन तीनों शेयर में मुझे अपनी प्रिफर्ड चॉइस बतानी है तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर मुझे सीमेंस का लग रहा है। सीमेंस में मोमेंटम 7500 7600 की तरफ आगे आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जिस तरीके के इसके ओवरऑल स्ट्रक्चर बने हुए, यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है 7210 के हिसाब से स्टॉप लॉस से, और 75-7600 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो अट्रैक्टिव लग रहा है वो है क्यूमिंस का। ये काफी लंबे समय से एक रेंज में कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और एक बड़े रेंज को अब ये पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है यहाँ एक बड़े ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है स्टॉक में। जैसे ही 3940 के लेवल क्रॉस होंगे, यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट आते हुए दिखेगा, बड़ी कंसोलिडेशन रेंज का, और देन इसके टारगेट फिर 4400 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो क्यूमिंस पे भी जो थोड़ा सा बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, उन्हें क्यूमिंस पे भी थोड़ा लॉन्ग ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस जो फॉलो करना होगा वो करीब होगा 3760 के आसपास। ठीक है, डन। ये अलग अलग स्टॉक्स है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। जरा स्टॉक एक्सप्रेस को शुरू करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स क्लोजिंग में हम ले पाएँ। और अमोल अठावले, राजेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही ओशो को भी जोड़ के वापस से उनसे बात करेंगे। अमोल सर, जरा 3-4 शेयर फटाफट से ले रहा हूँ, आप जरा बताते जाइएगा क्या क्या करना है उसके अंदर। आज एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के अंदर मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्या इसको BTST कर जाऊँ? जी, आई थिंक ब्रेकआउट टेक्सचर है। अगर मोमेंटम पकड़ चुका है स्टॉक, आई थिंक मुझे लगता है 490 इंपॉर्टेंट लेवल है। जब तक उसके ऊपर है ये बुलिश टेक्सचर बना रहेगा। 510 515 एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट निकल के आ रहे हैं। ठीक है, दूसरा शेयर जो मेरी लिस्ट में है सर, 1 मिनट वो भी बता रहा हूँ, वो शेयर है पॉलीकैब का। एक बार जरा पॉलीकैब छोड़ दो, IOC जरा चेक करो, पॉलीकैब छोड़ो, IOC चेक करो। IOC के अंदर क्या जा सकते हैं हम? BTST STBT वगैरह करना, BTST करना है? आई थिंक BTST कर सकते हैं कि ऑयल एंड गैस में एक्टिविटी अच्छा है और डेफिनेटली आज 5% जरूर चला है, बट कहीं भी मोमेंटम ड्रॉप नहीं है। करेक्शंस बहुत थीन है। मुझे लगता है 178 177 ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे। उसके ऊपर रहता है तो आई थिंक मंडे को भी ये वही मोमेंटम कैरी करेगा। आई थिंक 183 185 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एक शेयर आप और देख लो, उसके बाद फिर एक इंडेक्स का ऑप्शंस का ट्रेड सर से पता करूंगा मैं। उस शेयर का नाम है
चंबल फर्टिलाइज़र, इसका ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना है सभी की। चंबल फर्टिलाइज़र सर, इसको BTST आगे कैरी कर जाऊँ या इंट्राडे का प्रॉफिट बुक करूँ, बाहर निकलूँ? आई थिंक ट्रेल स्टॉप लॉस कर देना चाहिए 515 के आसपास। द रीजन बिहाइंड दैट स्टॉक एक रेंज में है, बड़े बहुत दिनों के स्टॉक ये रेंज को बाहर नहीं निकल रहा है। 540 उसका रेंज ब्रेकआउट का लेवल रहेगा। बट अगर हम थोड़ा सा पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं आई थिंक जो पैटर्न बना हुआ है वो दिखा रहा है कि ये आने वाले दिनों में 540 का रेंज ब्रेक कर सकता है। मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड के लिए तो अच्छा ही है, बट अगर पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी कोई उसको देख रहा है तो आई थिंक रेंज ब्रेकआउट के बाद 560 565 के टारगेट्स आने के यहाँ पे चार्ट्स पे तो फिलहाल चांसेस दिख के आ रहे हैं। 54,000 वाली पुट एक बार जरा आप दिखा सकते हैं निफ्टी बैंक की। मैं वजह आपको बताता हूं, क्योंकि 54,000 के नीचे निफ्टी बैंक है, आज 600 पॉइंट है। सुबह रोज़ हमसे इंटेरोगेशन टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि निफ्टी के अंदर क्या करें, बैंक निफ्टी के अंदर क्या करें। तो अभी सुबह भी हमने आपकी यही बात रखी थी, हम खरीदेंगे नहीं, बहुत क्लियर था हमारा। हमें कल भी ये बात उठी होगी कि भैया आपने तो हमारे 200 पॉइंट छुड़वा दिए। सर मैंने आपके 200 पॉइंट भले छुड़वा दिए, लेकिन वो इतने रिस्की थे पूछो मत। और मैंने आज आपको 500 पॉइंट भी तो, आपके 600 पॉइंट भी तो बचवाए बैंक निफ्टी के अंदर। आज आप देखो बैंक निफ्टी में इस समय गिरावट 550 पॉइंट की है। सुबह 54,300 प्लस पे हमने खोला था, अभी 53,800 पे हैं। राजेश सर, अगर 53,800 चला जाए तो 54,000 की पुट काफ़ी गर्म है, 278 की चल रही है इस समय। क्या इस पुट को प्लस कर सकते हैं? सामने चल रही पुट है सर, ये पुट बहुत रिस्की है। अगर 53,800 बच गया, पुल बैक आया तो ये पुट डिप्लीट होगी, तो इसको काटेंगे। अगर 53,800 नहीं आया, इसके नीचे डिप मार गया, तो ट्रस्ट मी ये पुट बहुत बढ़िया प्रॉफिट बना के देगी। सर एक बार आपका ट्रेड चाहिए, सोमवार को देखें, अभी छोड़ दें, कोई ट्रेड ना लेके जाएं इसको। तो देखिए दिन के आखिरी पड़ाव पे है हम, तो मेरे हिसाब से मंडे को ही लेना चाहिए। देखिए ये एक्सपायरी के बाद का पहला दिन है, तो काफी कुछ एडजस्टमेंट जो बचे रहते हैं वो आज के दिन होते हुए दिखते हैं मार्केट में। और वैसे ही बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर देखे तो रोल ओवर डेटा में वैसे ही लाइट है, तो यहाँ पे मार्केट में एज सच शॉर्ट तो अभी यहाँ पे है नहीं सिस्टम में। जरूर एक डिप लिया है मार्केट ने, तो फर्स्ट अटेम्प्ट है थोड़ा शॉर्ट क्रिएट होने का। मेरे हिसाब से मंडे को ही ट्रेड लेना चाहिए, वो एक मैच्योर ट्रेड होगा। अगर इसको फर्दर डिप भी लेना है तो ये 53,800 को तोड़ लेने दीजिए। उसके बाद हमें 300 पॉइंट जो कि नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है 53,500, वहां तक के लिए डिप ओपन होगी तो वो ट्रेड करना ज्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि यहाँ से ट्रेड लेंगे तो BTST का रिस्क भी रहेगा, और जिस तरीके का बुल मार्केट अभी बना हुआ है तो वो अननेसेसरी हमें ट्रैप होने से बचना चाहिए। तो अभी मंडे को ही ट्रेड लेने की हम सलाह देंगे। सोमवार को ही ट्रेड लीजिएगा। अच्छा राजेश जी, एक चीज़ बताइए, मान लीजिए स्टॉक्स में अगर किसी को कॉन्ट्रा ट्रेड करना हो, बाय ऑन डिप करना हो, तो HDFC बैंक, ICICI और कोटक, इन दोनों में से सही क्या लग रहा है आपको? हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ICICI में ट्रेड लिया जा सकता है डिप्स में। ये स्टॉक का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है और ऑल टाइम हाई से थोड़ा ही फिसलते हुए दिखा है, लेकिन हमें लगता है अगर किसी को बैंकिंग क्षेत्र में वापस कोई ट्रेड लेना है तो ICICI बैंक की तरफ फोकस किया जा सकता है। यहाँ पे अगर 1280 के आसपास ये स्टॉक वापस मिलता है तो वो एक अट्रैक्टिव लेवल होगा री इंटर करने के लिए, और वहां से हमें लगता है कि वापस पुल बैक का ट्रेड बनते हुए दिख सकता है ICICI बैंक में। ठीक है, 1280 के आसपास अगर मिल जाए ICICI बैंक तो आपके लिए बेहतर ट्रेड बनेगा। 1350 के भाव हमने ICICI बैंक में देखे और बढ़िया चला हुआ ये शेयर है, तो ये डिप का इस्तेमाल इसमें आप कर सकते हैं, थोड़ा सा और नीचे आ जाए तो। लेकिन एक सेगमेंट जहां पर लगातार चमक है वह है मेटल का। मेटल की अगर हम निफ्टी के मेटल इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 6 दिन में तकरीबन 10% के आसपास की तेजी आ चुकी है। एक वजह तो ये है कि चाइना में स्टिमुलस को लेकर सरकार ने कई सारे फैसले किए हैं पीपल्स बैंक ऑफ चाइना की तरफ से। बाकी क्या ट्रिगर्स बन रहे हैं और कितने शेयर चले हुए हैं, ये एक समग्रता से इसको समझ लेते हैं। हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं, मेटल्स को ट्रैक भी करती हैं। आशीषा बताइए तेजी के रीजंस क्या हैं और मेटल स्टॉक्स में और मेटल की कीमतों में लोअर लेवल्स कितनी रिकवरी आ चुकी है? बिल्कुल, पूरे हफ्ते मेटल शेयरों में चमक दिखी है। इनफैक्ट पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो करीब 10% की चमक पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी मेटल इंडेक्स पर दिखी है। इसकी मेन वजह तो यही
है कि चाइनीज सेंट्रल बैंक ने कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए हैं अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, जिसके चलते चमक दिखी है। चीन की इकोनॉमी को स्टिमुलस के लिए मेटल शेयरों से फ़ायदा होता है। याद रखिए चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है मोस्ट कमोडिटीज़ का। स्टील की बात करें तो करीब 55 से 60% स्टील की डिमांड चाइना से आती है। इसी के साथ निकल, लेड, कॉपर, एल्यूमिनियम सभी का एक बड़ा कंज्यूमर है चाइना के लिए। तो जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है चाइना से, ये एक बड़ा पॉजिटिव होता है डोमेस्टिक मेटल शेयरों के लिए भी, जिसके चलते मेटल शेयरों में पिछले कुछ दिनों से चमक दिखी है। याद रखिए इस हफ्ते मंडे को कुछ पॉलिसी मेजर्स लिए गए थे। उन्होंने मॉर्गेज रेट घटाए, शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट भी घटाए, जिसके चलते लिक्विडिटी बढ़ सकती है सिस्टम में और नए रियल एस्टेट के परचेसेस किए जा सके, जिसके चलते इकोनॉमी में एक थोड़ा सा बूस्ट दिखाई दे सकता है। तो मीडियम टर्म के लेंडिंग रेट्स जो पहले 2% थे 2.3% से उसे घटाकर 2% कर दिए गए हैं। इसी के साथ नए परचेजेस के लिए जो डाउन पेमेंट होता है पहले 25% था, वो अब घटाकर 15% कर दिया है। रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशियो में भी करीब 0.5% की गिरावट दिखी है। तो कई सारे मेजर्स चाइनीज़ सेंट्रल बैंक ने लिए हैं, जिसके चलते इकोनॉमी को बूस्ट मिल सकता है। निफ्टी मेटल इंडेक्स की बात करें तो जैसे मैंने कहा पिछले 7 ट्रेडिंग सेशंस में करीब 10% की तेज़ी दिखी है। 12.5% की तेज़ी सितंबर के लोज से दिखी है। और इसी के साथ 2024 के रिटर्न्स की बात करें तो करीब 26% के रिटर्न्स निफ्टी मेटल इंडेक्स पर इस साल अब तक दिखे हैं। तो काफ़ी अच्छा रन मेटल शेयरों के लिए इस साल में दिखा है। इसी के साथ इंडिविजुअल स्टॉक्स की भी बात कर लेते हैं। सितंबर के लोज से सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है और 2024 के रिटर्न्स की बात करें तो नैल्को में 50% से ज़्यादा के रिटर्न्स 2024 में दिखे हैं। हिंडाल्को में 23%, सेल में करीब 13% के रिटर्न्स दिखे हैं। इसी के साथ टाटा स्टील, जिंदल स्टेनलेस, JSW स्टील, वेदांता सभी स्टॉक्स में शानदार रिटर्न्स 2024 और इस महीने के लोज से भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिखे हैं। इसी के साथ प्रॉपर्टी मार्केट की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया चाइनीज़ रियल एस्टेट डिमांड काफ़ी कमज़ोर रही है कोविड के बाद, जिसके चलते इम्पैक्ट दिखा है। कई रियल एस्टेट प्लेयर्स ने तो बैंकरप्सी भी अनाउंस कर दी है चाइना में, जिसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मेटल शेयरों पर भी दिखा है। और स्टील की प्राइसेस की बात करें तो उसमें भी काफ़ी गिरावट दिखी है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो इस साल के लोज से काफ़ी सिग्निफिकेंट रिकवरी दिखी है। सबसे पहले एल्यूमिनियम प्राइसेस की बात करते हैं तो लंदन मेटल एक्सचेंज पर एल्यूमिनियम के दाम में करीब 12.5% की तेज़ी सितंबर के लोज से दिखी है। इसी के साथ कॉपर में करीब 14% की तेज़ी, जिंक में 17%, निकल और लेड में भी करीब 7 से 12% की तेज़ी दिखी है। तो इंडस्ट्रियल मेटल्स में सितंबर के लोज से शानदार तेज़ी दिखी है और चाइना से पॉजिटिव मेजर्स आए हैं, जिसके चलते पूरे हफ्ते मेटल शेयरों में चमक दिखी। ठीक है, तो तमाम मेटल शेयर चल रहे हैं और एल्यूमिनियम वाले हों, चाहे स्टील वाले हों, कॉपर वाले हों, सारे के सारे शेयरों में हमने सितंबर के लो से तेज़ी देखी है और 6 सत्र में 10% के आसपास की ये रफ्तार हो गई है। और जिस तरह से स्टिमुलस मेजर लिए जा रहे हैं, खबर तो ये भी आई थी कि चाइनीज़ सरकार ने ये डिसीजन लिया है कि जो वहाँ के गरीब लोग हैं उनके हाथों में सीधे कैश कंपनसेशन दिया जाए, नकद मुआवजा दिया जाए, ताकि सपोर्ट की जा सके कंजम्पशन डिमांड को। राजेश जी, मेटल में तेजी तो हो गई है और कंसेंसस बाई एक बन रहा था टाटा स्टील को लेकर, उसके पहले हमने JSW स्टील को रेकमेंड होते हुए देखा। इन दोनों के अलावा कोई और शेयर है जहां पर आपको लगता है कि अभी भी मौके ठीक ठाक हैं? तो इसके अलावा हमें लगता है कि वेदांता पे फोकस रखना चाहिए। वेदांता का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है, जिस तरीके से कंफर्टेबली अब स्टॉक 500 रुपए के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये पोजिशनली तो हमें पसंद ही है स्टॉक और हम पोजिशनली टारगेट इसके 650-700 तक एक्सपेक्ट करते हैं आगे आने वाले महीनों में। लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने वेदांता के, यहाँ पे 530-35 तक की अपसाइड तो हमें लगता है कि कंटिन्यूटी में आते हुए दिख सकती है। तो वेदांता पे फोकस करें और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 506 रुपए के आसपास। ठीक है, 506 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ वेदांता को खरीदने की सलाह है। वेदांता भी लगातार चला है। इनफैक्ट अगर आप रिटर्न के लिहाज से देखेंगे ना, तो इस साल तो सबसे ज्यादा चढ़ने वाला शेयर है। ऑलमोस्ट ये डबल हो गया अपने भाव से। 1 जनवरी के भाव से अब तक ये ऑलमोस्ट डबल है कि वेदांता का शेयर। और डिविडेंड वाला ट्रिगर बेस के लिए 8 अक्टूबर को बोर्ड बैठक है, चौथे इंटरिम डिविडेंड पर विचार करने के लिए वो बैठक होने वाली है। तो वेदांता भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं।
कुछ और शेयर जानते हैं और एक काम करते हैं, 3:20 हो गए हैं। BTST या फिर STBT ट्रेड्स का समय हो गया है। अमोल जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपके BTST या फिर STBT ट्रेड्स क्या हैं? HCL टेक के साथ जाना चाहूंगा मैं। आई थिंक आज सुबह से करेक्ट हुआ है स्टॉक, बट लार्जली अभी भी इंट्राडे चार्ट्स पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है। आई थिंक 1795 इंपॉर्टेंट लेवल है, और ऑन द हायर साइड पोजिशनल भी देखते हैं तो आई थिंक 1850 तक के लेवल स्टॉक में दिख गया है। 1850 तक के टारगेट्स आपको मिल जाएंगे SCL टेक में। स्टॉप लॉस कहां पर रखना है अमोल? 1780? नहीं, 1795 छोटा ही स्टॉप लॉस दिया, 1795। अच्छा, 1795, 1795 रुपए का स्टॉप लॉस SCL टेक के लिए। आज IT में तो खैर बाहर है ही। एक्सेंचर के जिस तरह से नंबर्स आए, अपडेट्स आए, AI कारोबार को लेकर जो उन्होंने अपनी कमेंट्री दी है, बाजार को बहुत पसंद आया है। और SCL टेक आप जोड़ लीजिए BTST के लिहाज से। राजेश जी, आपकी नज़र कहाँ पर गई है? आप क्या खरीदने की सलाह देंगे? तो अगेन पहला स्टॉक फार्मा स्पेस से और उसमें लुपिन के साथ जाना चाहेंगे। यहाँ पे हमें लगता है मोमेंटम एक्सटेंड होगा। फार्मा एक हमें लगता है स्पेस है जो कि यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है और हमें लगता है मोमेंटम रहेगा। तो लुपिन पे बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 2280 2300 तक, स्टॉप लॉस होगा करीब 2170 के आसपास। दूसरा स्टॉक ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किया है, सीमेंस। यहाँ पे BTST किया जा सकता है। और जो शो की शुरुआत में हमने कोल इंडिया बोला था, वो भी डे हाई की तरफ चल रहा है, तो अगर किसी को कैरी करना है तो वो स्टॉक भी कैरी किया जा सकता है। नया स्टॉक एक और जो तीसरा हम ऐड करेंगे वो होगा गेल का। यहाँ पे एक अच्छा अपमूव बना है और स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को अब निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है करेक्शन के बाद स्टॉक में जो पिछले 5-6 दिनों से एक सस्टेन रिकवरी का ट्रेड बना है, हमें लगता है गेल यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड करेगा। 245 248 की तरफ स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है, तो गेल में भी बाय करने की सलाह। स्टॉप लॉस होना चाहिए 233 के आसपास। ठीक है, 235 का स्टॉप लॉस। आज पूरा का पूरा जो ऑयल एंड गैस का खेमा है ना, वो बजिंग है। चाहे वो गैस वाली कंपनीज हो, पाइपलाइन वाली हो, OMCs हो, एक्सप्लोरेशन हो, हर जगह आपको तेजी दिखेगी। अच्छा राजेश जी, लगे हाथ ये भी बता दीजिए, रिलायंस हम देख रहे हैं कि आज इसने ना 3050 का लेवल क्रॉस भी किया है। और लास्ट मंथ यानी कि अगस्त में आई थिंक कि 28 और 29 तारीख को जब AGM थी रिलायंस की, जब इन बोनस इशू का जब ऐलान हुआ था, उस भाव को भी पार कर गया जहां तक वो शेयर पहुंचा था। तो रिलायंस को भी कैरी करके ले जाएं क्या? हाँ बिल्कुल, ये भी हमने शो की शुरुआत में रिकमेंड किया और डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। 3090 3100 तक के टारगेट हमें लगता है इसमें देखने को मिल सकते हैं। और स्टॉक में जिस तरीके का रिकवरी बना है, वो पूरा सेक्टर ही एक मोमेंटम में लग रहा है। तो हमें लगता है यस, कैरी कर सकते हैं रिलायंस को भी BTST पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, रिलायंस को भी आप BTST करके चल सकते हैं। मौजूदा जो फाइनेंशियल ईयर है FY25, इसके 6 महीने तो बीत गए, 6 महीने बाकी हैं। और होता ये कि जब 6 महीने बीते हैं तो मिड ईयर में बहुत सारे चेंजेस भी होते हैं, यानी कि 1 अक्टूबर से। तो 1 अक्टूबर से क्या कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में, आपकी जेब को लेकर, सरकार की पॉलिसीज को लेकर? ये तमाम डिटेल्स लेकर हमारे सहयोगी शरद दुबे जुड़ गए हैं। शरद, बताइए कौन कौन से बड़े बदलाव हैं जिनके बारे में लोगों को जानकारी होनी चाहिए? जी बिल्कुल, 1 अक्टूबर जो है बहुत एक इम्पॉर्टेंट दिन है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, टैक्सेस को लेके, आपके पर्सनल इनकम को लेके। तो मैं धीरे धीरे करके जो है आपको बताता हूँ कि क्या अहम चीज़ें जो 1 अक्टूबर से लागू होने वाले हैं। सबसे पहले TDS के दरों में बदलाव देखने मिलेगा। यहाँ पे देखें तो लॉटरी, लाइफ इंश्योरेंस कमीशन पर जो दर है 5% से घटकर 2% हो जाएगी। रेंट ब्रोकरेज लॉटरी टिकट पर TDS की जो दर है वो 5% से वो भी घटकर जो है 2% हो जाएगी। और जो म्यूचुअल फंड की बात करें तो उस पर TDS ख़त्म हो जाएगी। तो एक साइड से कह सकते हैं बहुत सारे रिलैक्सेशन जो है आपके पॉकेट में देखने मिलेंगे, क्योंकि अब TDS के दर कम हो रहे हैं। 1 अक्टूबर के बदलाव में देखें तो फ्यूल कीमतों में भी संशोधन होने वाला है। LPG सिलेंडर, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जिसको ATF कहते हैं, CNG PNG कीमतों में जो है संशोधन देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है सुकन्या समृद्धि योजना, यहाँ पे देखें तो लड़कियों के जो कानूनी पालक के जो अकाउंट ऑपरेशन है वो जो है वो करने लगेंगे। तो इसके कारण जो है आप देख सकते अहम डेवलपमेंट देखने मिलेगा। इसके अलावा जो है PPF अकाउंट को लेके भी जो है इम्पोर्टेंट जो है अनाउंसमेंट्स हैं। यहाँ पे जो पोस्ट ऑफिस में जो एक से ज़्यादा PPF अकाउंट वाले लोगों पर सख्ती होगी। और ओवरऑल देखा जाए तो नाबालिगों के जो आप कह सकते हैं पीरियड
कलेक्शन है 18 साल की उम्र से होने लगेंगी, तो यहाँ पे भी जो है एक इम्पॉर्टेंट मोमेंटम देखने मिल सकता है पीपीएफ का। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, इस पे भी फोकस रहेगा। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जो चुनिंदा क्रेडिट कार्ड के रॉयल्टी प्रोग्राम में जो है बदलाव देखने मिलेगा और एप्पल के प्रोडक्ट्स के सीमित जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स खर्च कर पाएंगे, तो एक टाइप से बेनिफिट जो है देखने मिलेगा उनके क्रेडिट कार्ड के शेयर होल्डर्स को। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट दिन है 1 अक्टूबर, जहाँ पे बहुत सारे मूवमेंट देखने मिलेंगे। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि चेंजेस भी आने वाले हैं एसटीटी के जो एफएनओ के आंकड़े हैं, और ओवरऑल जो बाईबैक रूल्स है वहाँ पे टैक्सेशन चेंज भी होगा। तो उसके कारण हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियाँ अपनी बाईबैक की अनाउंसमेंट्स किए जा रहे हैं ताकि उनके लिए टैक्स फेवरेबल रहे। तो ये 1 अक्टूबर का दिन है जिसको आपको जो है सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जो है याद में रखने चाहिए, क्योंकि ये आपके पॉकेट को इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, डन। तो 1 अक्टूबर के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहा है 1 अक्टूबर से, टिपिकली सारी चीज़ों को एक रिपोर्ट कार्ड के ज़रिए आपके सामने सब कुछ रख रहे थे। सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स के सस्ते होने की बात बोल रहे थे। एएमसीज कंपनीज पर कोई इम्पैक्ट वैसे तो नहीं आना चाहिए, है ना, ये सब कैलकुलेशन टैक्स की है, उससे उनकी ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं होता, उनके फंड से कोई लेना देना नहीं होता। फिर भी एक सेंटिमेंटली मैं 1.125% मैं समझ सकता हूँ उसका पॉइंट भी। HDFC AMC या इस तरह के कुछ और AMC भी हैं लिस्ट हुई हुई कंपनीज, ज़रा मार्केट के अंदर दिखाना सारी। राजेश सर ज़रा देखना आप HDFC AMC या कुछ और AMCs के अंदर आपको कुछ कहीं अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है तो ज़रा नोटिस करवा दो। बैंक नहीं, HDFC AMC दिखाओ। तो देखिए बिल्कुल ये एएमसी कंपनीज में एक अच्छा मोमेंटम बना है, और जिस तरीके से इक्विटी मार्केट यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से फंड फ्लो है, ये पूरा ही सेगमेंट ने एक अच्छा मोमेंटम दिया है। एचडीएफसी एएमसी को देख ले, निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट देख ले, आदित्य बिरला। सो हमें लगता है कि यहाँ पे जिनका थोड़ा सा पोजिशनल व्यू है, लॉन्ग टर्म का व्यू है, बिल्कुल यहाँ पे कोई भी छोटी मोटी गिरावट में ऐड किया जा सकता है। एचडीएफसी बैंक का स्ट्रक्चर काफी बुलिश है, स्टॉक ऑलमोस्ट अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, तो एचडीएफसी एएमसी को बाय किया जा सकता है। छोटी मोटी गिरावट पे स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 43.30 के आसपास, और अपसाइड में हमें लगता है कि जिस तरीके का मोमेंटम बना हुआ है, ये स्टॉक 4600 4700 की तरफ कंटिन्यू करते हुए दिखेगा अपने मूव को। वहीं अगर हम देखें तो निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, नैम इंडिया, ये स्टॉक में भी एक रनअप के बाद स्टॉक कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 630 के आसपास, और जैसे ही स्टॉक क्रॉस करेगा अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो कि करीब है 700 रुपए के आसपास के, वो क्रॉस होंगे तो यहाँ पे भी 750-800 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो हमें लगता है कि एचडीएफसी एएमसी और निप्पॉन एसेट मैनेजमेंट, ये दोनों ही स्टॉक को फोकस में रखा जा सकता है एएमसी सेक्टर से। ठीक है, डन। अब सिर्फ मार्केट बंद होने में 2 मिनट का समय भी नहीं रह गया और ये पूरे हफ्ते के अंदर हमने ज़बरदस्त तेज़ी मार्केट के अंदर बनती हुई दिखी है। तो अब कौन कौन से शेयर ऐसे रहे हैं जो आज के सुपरस्टार रहे, मैं जरा आपके सामने रखता हूं, आप उसको देखते जाइएगा, नोटिस करते जाइएगा। सबसे पहले तो आज शुगर कंपनीज बढ़िया चल रही, बलरामपुर चीनी उन सब में से लीडर साबित हुआ। तो बलरामपुर चीनी के लिए अंदर आपको और भी खरीदारी कर सकते हैं, बट कॉल डिप में करना, हाँ, ये राजेश सर ने ऑलरेडी आपको बताया है। इसके अलावा BPCL आज बढ़िया क्लोज देके जा रहा है 6% ऊपर। साथ ही एक्साइड इंडस्ट्रीज, IOC, पॉलीकैब, चंबल फर्टिलाइजर, हिंद पेट्रो, REC। अच्छा, REC और PFC ना अक्टूबर सीरीज की शुरुआत में ठीक हुआ है, सितंबर में इन्होंने बहुत मार खाई है दोनों ने, लेकिन PFC और REC की फर्स्ट डे इन अक्टूबर सीरीज आज अच्छी ओपनिंग हुई है, तो ये दोनों शेयर आप नोटिस करके रखना। वोडाफोन आइडिया रुक सा गया है 10.5 रुपये में, मैं ये नहीं कह रहा कि टूटेगा चलेगा, बस रुक सा गया है, आज ये शेयर भी नोटिसेबल है। इसके अलावा आज सिप्ला पे एक रिपोर्ट आई, ग्रेनुल्स इंडिया का ओपन इंटरेस्ट काफ़ी नोटिसेबल था, ये शेयर 2% ऊपर बंद थे। इसके अलावा गेल, कैनरा बैंक, सिमंस, बाटा इंडिया, ये कुछ एक और शेयर्स थे जो आज मार्केट के अंदर अपनी अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए बढ़त के साथ में। अब आते लूजर्स, आज के वीक काउंटर्स कौन से थे? गोदरेज प्रॉपर्टीज़ अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हुई आज, इसमें फर्स्ट डे ऑफ द सीरीज ही 3.5% नीचे। PVR INX आज ये कमज़ोर बंद हुआ। अपोलो टायर्स कमज़ोर बंद हुआ। यूनाइटेड स्पिरिट्स पे रिपोर्ट आई, कमज़ोर बंद हुआ। पावर ग्रिड प्रॉफिट बुकिंग करा गया। ओबरॉय रियलिटी रियल एस्टेट के अंदर आज प्रॉफिट बुकिंग थी। HDFC AMC की भी अच्छी क्लोजिंग आज नहीं हुई है। तो इस सभी के सभी शेयर्स आज आपको मैंने नोटिस करा दिए। अब आ जाते हैं जरा मार्केट पे कि मार्केट की आज की क्लोजिंग को कैसे देखें या कैसे समझें। तो मार्केट की क्लोजिंग आज ख़राब नहीं हुई है।
लेवल्स के हिसाब से बताता हूँ। देखो 26,000 निफ्टी का बच गया, बैंक निफ्टी का 53,800 बच गया। 53,800 तक आते ही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो वगैरह काफ़ी कूल डाउन हो जाएंगे, ठीक है ना। बस FIs की होल्डिंग हम शाम को और चेक कर लेंगे, आज आ जाएगा। मंडे को होल्डिंग्स बता दूंगा, मेरे हिसाब से घटनी चाहिए, बढ़नी नहीं चाहिए। ऑलरेडी 80% पे तो थे ही, कल 79 पॉइंट समथिंग था, तो आज थोड़ा और कम हो जाएगा। सेंसेक्स ने आज हाई लगाने के बाद थोड़ा प्रॉफिट बुक कराया। निफ्टी की प्रॉफिट बुकिंग ज़्यादा नहीं हुई, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ और IT ने संभाल के रखा। तो कुल मिला के मोटा मोटी बाजार के अंदर मेरे को एज सच कोई मेजर प्रॉब्लम अभी तक तो नहीं दिख रही है। जैसे मैंने एक वर्ड सुबह भी इस्तेमाल किया था, फटीक और बैठने में, यानी कि थकाव होने में थोड़ा सा फ़र्क है। बाजार थका नहीं है, बाजार सिर्फ रुका है, ये वापस भी चल सकता है। बस इस रुके हुए में आप फंस ना जाएं, इसलिए आपको आज सुबह खरीदारी से मना कर रहे थे। अमोल सर बहुत शुक्रिया, राजेश सर शुक्रिया आपका आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। डिस्क्लोजर देते जाइए। राजेश सर आपकी तरफ से पहले। तो जिन भी स्टॉक्स पे चर्चा हुई है वो मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन ये क्लाइंट्स को हमने जरूर रिकमेंड किए हैं, तो वहाँ पे उनकी पोजीशन जरूर हो सकती है। ठीक है, अमोल सर आपकी तरफ से। जी ऑलरेडी हमने आपके चैनल के साथ इन डिटेल में डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर दोनों ही शेयर किए हुए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हैप्पी वीकेंड, अच्छे से एंजॉय कीजिएगा अपने वीकेंड को। मेरे को अभिषेक को इजाज़त दे सकते हैं, नमस्कार।